नमस्कार दोस्तों, सनराइज एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अपन मैथ्स पढ़ने वाले हैं और मैथ्स में अपन पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं जो अपन जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। तो आइए समय बर्बाद ना करते हुए अपन मैथ्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं संख्याएं। ठीक है, संख्याएं होती क्या है? तो देखिए, संख्याओं के अंदर भी कुछ संख्या होती है आपकी। एक होती है आपकी प्राकृत संख्या। क्या होती है? प्राकृत संख्या। अब ये प्राकृत संख्याएं होती क्या है? तो इसे आप बोलते हो गिनती की सभी संख्याएं प्राकृत संख्या होती है। प्राकृत संख्या को क्या बोलते हैं? गिनती की सभी संख्या। अभी हमने गिनती तो पढ़ी है 1 2 3 4 5 6 7, परंतु ये किस में आती है? तो ये होती है आपकी प्राकृत संख्या। तो गिनती की सभी संख्याएं क्या हो जाएगी? आपकी प्राकृत संख्या हो जाएगी। यहाँ लिख लेते हैं प्राकृत मतलब 1 2 3 4 5 6, ये सभी कौन सी संख्या हो जाएगी? आपकी प्राकृत संख्या होगी। ठीक है, तो ध्यान रखिए गिनती की सभी संख्या प्राकृत संख्या होगी। अब क्या 151 152 153 154 155 ये प्राकृत संख्या होगी? क्या होगी? क्यों होगी? क्योंकि ये भी गिनती की संख्या है। जरूरी नहीं कि 1 से स्टार्ट हो रही है, परंतु ये भी तो आपकी प्राकृत संख्या में आएगी ना, क्योंकि स्टार्ट कहां से हो रही है? 151 152 153 154 155, ये भी प्राकृत संख्या में आएगी। ठीक है, तो इसके बाद देखते हैं अभी पूर्ण संख्या। इसके बाद देख रहे अपन पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या होती क्या है? गिनती की संख्या अगर आपकी 0 से स्टार्ट हो, गिनती की संख्या यदि आपकी 0 से स्टार्ट हो, देखिए 0 1 2 3 4 5, तो गिनती की संख्या आपकी कहां से स्टार्ट हो रही है? 0 से। यदि 0 से स्टार्ट हो रही है तो ये आपकी कौन सी संख्या हो जाएगी? पूर्ण संख्या होगी। बस इसमें इतना ही है आपका कि गिनती की जो संख्या है वो 0 से स्टार्ट हो रही है और प्राकृत में जो संख्या है वो 1 से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो आपका पूर्ण संख्या क्या हो जाएगा? गिनती की संख्या है जो 0 से स्टार्ट हो वो आपकी कौन सी संख्या हो जाएगी? पूर्ण संख्या हो जाएगी। ठीक है, चलिए तीसरा देखते हैं, सम संख्या। अब सम संख्या क्या होता है? देखिए, ऐसी संख्या है, सम तो ऐसा 2 4 6 8 ये सम संख्या होती है, परंतु 101 152 क्या ये सम संख्या है? 158 क्या ये सम संख्या है? 192 क्या ये सम संख्या है? तो इसको कैसे पता करोगे? तो देखिए, ऐसी संख्या है जिनके इकाई के स्थान पर 0 2 4 6 8, ऐसी संख्या है जिनके इकाई के स्थान पर 0 2 4 6 8, इनमें से कोई भी एक अंक अगर प्राप्त होता है तो वह संख्या आपकी सम संख्या होती है। थोड़ा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं। 120 क्या यह सम संख्या है? है। क्यों है? क्योंकि इसके इकाई के स्थान पर मुझे क्या मिला? 0 मिला। 784 क्या यह सम संख्या है? है। क्यों सम संख्या है? क्योंकि मुझे इसकी इकाई के स्थान पर क्या मिल चुका है? 4 मिल चुका है। 668 क्या यह सम संख्या है? है। क्यों है? क्योंकि इसके इकाई के स्थान पर मुझे क्या मिल चुका है? 8 मिल चुका है। 182 क्या यह सम संख्या है? है। क्यों है? क्योंकि इसके इकाई के स्थान पर मुझे क्या मिल चुका है? 2 मिल चुका है। तो इससे क्या ज्ञात हुआ कि ऐसी संख्या है जिनके इकाई के स्थान पर 0 2 4 6 8 में से कोई भी एक अंक हो तो वह संख्या कौन सी संख्या होती है? सम संख्या होती है। ठीक है, देखिए विषम संख्या क्या होती है? विषम संख्या होती है ऐसी संख्या है जिनकी इकाई के स्थान पर विषम अंक हो। विषम अंक कौन सा रहेगा आपका? 1 3 5 7 9, ये आपके विषम अंक होते हैं। तो ऐसी संख्या है जिनके इकाई के स्थान पर विषम अंक हो तो वो आपकी विषम संख्या कहलाती है। तो देखिए उदाहरण देख लेते हैं विषम संख्याओं का क्या हो सकता है। 121 विषम है। क्यों विषम है? क्योंकि इकाई के स्थान पर क्या मिल चुका है? 1 मिला है। 183 सम है कि विषम है? विषम है, क्योंकि इकाई के स्थान पर क्या मिला है? 3 मिला है। 157 सम है कि विषम है? विषम है, क्योंकि इसके इकाई के स्थान पर क्या मिला है? मुझे 7 मिला। ठीक है, चलिए अब देखिए, ये तो अपन ने संख्याओं के बारे में देख लिया जो हमें हर जगह यूज होता है। अब हम देखते हैं कुछ नियम भी होते हैं। देखो, भाग के कुछ नियम होते हैं।
कोई भी संख्या को हम 2 से भाग देते, तो क्यों भाग देते हैं? 2 से ही भाग क्यों जाएगा उस संख्या को? 4 से दे देते, 4 से ही भाग क्यों जाएगा उस संख्या को? 8 से भी दे देते, कभी कभी 9 से भी भाग जाता है। तो जो भी संख्या से आप भाग दे रहे हो तो वो नियम के अनुसार चलता है। तो देखिए नियम देखते अपन, विभाजन के नियम जिसको बोला जाता है। ठीक है, देखिए विभाजन के नियम। तो विभाजन के नियम के अंदर होता क्या है? तो सबसे पहले अपन देखते हैं 2 का नियम। काय का नियम देखते हैं? 2 का नियम। अबे 2 का नियम क्या होता है? तो ध्यान से सुनिए, कॉपी में नोट डाउन भी करते चलिए और ध्यान से सुनते चलिए। दी हुई संख्याओं के इकाई के स्थान पर, दी हुई संख्याओं के इकाई के स्थान पर, जो भी संख्या आपकी दी हुई होगी उसके इकाई के स्थान पर 120, 182, 184, 186, 198। 2 का नियम बोल रहा है कि दी हुई संख्याओं के इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8। दी हुई संख्याओं के इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई भी एक अंक अगर प्राप्त होता है तो वह संख्या आपसी 2 से पूर्णतः विभक्त होती है। ये 2 का नियम हो गया। अब इन संख्याओं को 2 से भाग जाएगा। क्यों भाग जाएगा? क्योंकि आप नियम देख चुके हैं कि इनके इकाई के स्थान पर 0 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 4 मिल रहा है, 6 मिल रहा है, 8 मिल रहा है, तो ये संख्या आपकी 2 से विभक्त होती है। ठीक है, चलिए देखते 3 का नियम क्या होता है। आप नियम लिखते चलिए। 3 का नियम क्या होता है? दी हुई संख्याओं के सभी अंकों का योग, दी हुई संख्याओं के सभी अंकों का योग 3 का गुणज होना चाहिए। गुणज का मतलब क्या होता है? 3 के पहाड़े में आना चाहिए, जिसको 3 से भाग जाए। तो देखते हैं, दी हुई संख्याओं के सभी अंकों का योग। अब 132 को 3 से भाग जाएगा क्या? जाएगा या नहीं जाएगा? तो सबसे पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि इन तीनों संख्याओं का योग क्या आ रहा है। तो देखिए 1 + 3 + 2, इसका योग क्या मिल रहा है मुझे? 6 मिल रहा है। अब 6 मुझे बताइए कि 6 3 के पहाड़े में आता है कि नहीं आता है? आता है। कितनी बार आता है? 2 बार आता है। तो 3 का नियम क्या होता है कि दी हुई संख्या के सभी अंकों का योग 3 का गुणज होना चाहिए, और 6 जो है वो 3 का गुणज है, इसीलिए 132 को 3 से भाग जाएगा। 3 का नियम क्या हो गया आपका कि दी हुई संख्या के सभी अंकों का योग 3 का गुणज होना चाहिए। समझ में आया सबको? ठीक, अगला देखते हैं 4 का नियम क्या होता है। चार का नियम देखिए। 4 का नियम होता है कि दी हुई संख्या, जो भी आपकी संख्या दी हुई होगी, दी हुई संख्याओं के आखिरी के 2 अंक। कैसे आखिरी के 2 अंक? तो देखिए इकाई और दहाई के जो दोनों अंक है, ये अंक को देखिए, दी हुई संख्या के आखिरी के 2 अंक 4 से विभक्त हो। ये दोनों संख्या को यदि 4 से पूरा का पूरा भाग जाता है। ठीक है, 4 का नियम क्या देख रहे हैं अपन कि दी हुई संख्या के आखिरी के 2 अंक, ठीक है, संख्या कैसी भी हो, कितनी भी बड़ी हो, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु आखिरी के 2 अंक यदि 4 से पूर्णतः विभक्त हो तो दी हुई संख्या पूरी की पूरी 4 से विभक्त होगी। समझ में आया क्या बोला मैंने? आपको क्या करना है, जैसा मैंने एक संख्या और ले लिया, देखिए ये संख्या ले ली अपन ने। अब आपको चेक करना है कि इस संख्या को 4 से पूरा का पूरा भाग जाता है कि नहीं जाता है। 4 का नियम पढ़ रहे अपन। तो देखिए अब अगर आप इसको भाग देना चाहो तो आप पूरी संख्या को 4 से भाग दोगे, और जब तक भाग देते चलना पड़ेगा जब तक आपके पास शेषफल 0 नहीं आएगा। जब शेषफल अगर 0 प्राप्त हो गया तो फिर आप बोलोगे कि ये संख्या जो है वो 4 से पूर्णतः विभक्त है। परंतु मेरे पास नियम क्या है? 4 का नियम क्या होता है कि दी हुई संख्या के अंतिम 2 अंक, दी हुई संख्या के
अंतिम दो अंक यदि 4 से पूर्णतः विभक्त हो तो संख्या कैसी भी हो, कितनी भी बड़ी हो, वो 4 से पूर्णतः विभक्त होती है। तो देखिए 44 लिख रहे हैं, अंतिम दो अंक आपके पास में 44 है। 44 को यदि आप 4 से भाग देते हो तो पूरा का पूरा भाग जाएगा। तो 44 को 4 से यदि पूरा का पूरा भाग जा रहा है तो ये पूरी की पूरी संख्या आपकी 4 से विभक्त होगी। ये पूरी की पूरी संख्या आपकी 4 से विभक्त होगी। क्लियर हुआ? चलिए 5 का नियम देखते हैं। 5 का नियम क्या होता है? 5 का नियम होता है कि दी हुई संख्या के इकाई के स्थान पर 0 हो या फिर 5 हो। अभी कोई भी संख्या हो आपकी जिनके इकाई के स्थान पर यदि आपको 0 मिल जाए और 5 मिल जाए तो वह संख्या आपकी 5 से पूर्णतः विभक्त होती है। तो देखिए 150 ले लिया मैंने यहाँ पर, 145 ले लिया मैंने यहाँ पर। तो ये 150 को 5 से पूरा का पूरा भाग जाएगा, 145 को 5 से पूरा का पूरा भाग जाएगा, क्योंकि इनके इकाई के स्थान पर 0 भी मिल गया और 5 भी मिल चुका है। क्लियर हो रहा है? ठीक है, नोट डाउन कीजिए, फिर आगे अपन और अगले नियम देखते हैं। चलिए देखते हैं अभी अगले नियम और। पांच तक अपन नियम देख चुके हैं, अब अपन देखेंगे 6 का नियम। देखिए 6 का नियम क्या होता है? किसी भी संख्या को यदि आप 6 से भाग देना चाहते हो तो उस संख्या को 6 से भाग कब जाएगा? 6 का नियम देख रहे हैं अपन, और 6 के नियम के अनुसार आपके प्रश्न भी बनते हैं एग्जाम में, तो ध्यान से देखिए। देखिए 6 का नियम क्या होता है? 6, अब 6 जो है आपका, ये कौन कौन सी संख्याओं से मिलकर बना है? जिनको सह अभाज्य संख्या बोला जाता है, जिनके सहारे से मिलकर 6 बनाओ। तो देखिए 6 आपका 2 और 3 से मिलकर बना है। 3 दोनों कितना हो जाएगा आपका? 6 हो जाएगा। मतलब 3 का 2 में अगर गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 6 हो जाएगा। तो यदि आप 6 का नियम अप्लाई करना चाह रहे हो कोई भी संख्या पर, तो उस संख्या के 2 सह अभाज्य संख्या देख लीजिए। अब देखिए आपको उस संख्या को 6 से भाग नहीं देकर देखना है, उस संख्या को 2 से भाग देकर देखना है, और उस संख्या को 3 से भाग देकर देखना है। या फिर आप क्या कर सकते हो, उस संख्या को 2 का नियम लगाइए, उस संख्या को 3 का नियम लगाइए। अगर उस संख्या में 2 का नियम भी अप्लाई होता है, 3 का नियम भी अप्लाई होता है, तो उस संख्या को 6 से पूरा का पूरा भाग जाता है। क्यों? क्योंकि 3 दोनों कितना हो जाएगा? 6। अब मुझे बताइए, यदि यहां से एक संख्या में हटा दूं तो क्या केवल 2 के सहारे से 6 बन सकता है? क्या नहीं बन सकता। यदि मैं यहां से 2 हटा दूं तो केवल 3 के सहारे से 6 बन सकता है? क्या नहीं बन सकता, क्योंकि 6 बनाने के लिए मुझे दोनों संख्या की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए 6 के नियम के लिए भी 2 का नियम भी लगना चाहिए और 3 का नियम भी लगना चाहिए। अभी आप नियम लिख लीजिए, जब अपन इसका प्रश्न करने वाले तो उसमें आपको चीजें और क्लियर हो जाएगी कि 6 का नियम कैसे लगाना रहेगा। ठीक है? तो 6 का नियम क्या होता है कि कोई भी संख्या को यदि 6 से चेक करना है तो उसको 2 का नियम भी लगना चाहिए, उसका 3 को नियम भी लगना चाहिए। ठीक है? चलिए अब देखते हैं 8 का नियम। 7 का नियम अपन इसलिए नहीं लिखते क्योंकि 7 का नियम लिखो ना लिखो समान होता है, क्योंकि 7 का नियम बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, उसकी जगह हम कोई भी संख्या को 7 से भाग देकर देख लेंगे। ठीक है? तो 8 का नियम देखते हैं। 8 का नियम होता है, दी हुई संख्या के आखिरी के 3 अंक, संख्या कैसी भी हो, कितनी भी बड़ी हो, उसके आखिरी के 3 अंक जो है वो 8 से पूर्णतः विभक्त होना चाहिए। ये कौन से नियम जैसा दिख रहा है आपको? 4 के नियम जैसा दिख रहा है। 4 के नियम में आखिरी की 2 संख्याओं की बात चल रही थी और 8 के नियम में आखिरी की 3 संख्या की बात चल रही है। ठीक है? तो 8 का नियम क्या बोलता है कि दी हुई संख्या के आखिरी के 3 अंक, आखिरी के 3 अंक
यदि 8 से पूर्णतः विभक्त हो, आखिरी के 3 अंक यदि 8 से पूर्णतः विभक्त हो तो दी हुई संख्या जो आपकी कैसी भी हो, कितनी भी बड़ी हो, वो 8 से पूर्णतः विभक्त होती है। ठीक है, अब 9 का नियम देख लेते हैं। तो 9 का नियम क्या होता है? 9 का नियम होता है कि दी हुई संख्या के सभी अंकों का योग, ठीक है, दी हुई संख्या के सभी अंकों का योग 9 का गुणज होना चाहिए। ये 3 के नियम जैसा है। 3 के नियम में क्या था? 3 का गुणज हो रहा था। 9 के इसमें क्या? 9 का गुणज हो रहा था। देखिए, दी हुई संख्या के सभी अंकों का योग, सभी अंकों को जोड़ लीजिए आप, कितना हो रहा है? 8, 9, 10 और 8 18। ठीक है, अब 18 आ रहा है आपका योग। तो 9 का नियम है कि दी हुई संख्या के सभी अंकों का जो योग आ रहा है वो 9 का गुणज होना चाहिए, अर्थात 9 के पहाड़े में आना चाहिए। तो 18 9 के पहाड़े में आता है क्या? आता है। 9 दूनी 18। तो ये संख्या जो है आपकी 9 से पूर्णतः विभक्त होगी। क्लियर हो रहा है? अब 10 का नियम देखते हैं। 10 का नियम क्या होता है? दी हुई संख्या के अंतिम अंक, दी हुई संख्या के अंतिम अंक पर यदि 0 प्राप्त हो, केवल 0, दी हुई संख्या के अंतिम अंक पर यदि 0 प्राप्त हो तो वह संख्या 10 से पूर्णतः विभक्त होती है। एग्जाम्पल ले लिया अपन 180। अब देखिए 180 में पीछे 0 दिख रहा है आपको, तो 180 को 10 से पूरा का पूरा भाग जाएगा। क्लियर हुआ आपको? ठीक है, अब एक नियम देखिए, लास्ट 11 का नियम। ग्यारह का नियम क्या होता है? तो 11 का नियम के लिए आपको याद रखना है u माइनस टी बराबर 0, 11, 22 अनंत तक चलेगा। ठीक है, मैं इधर लिख लेता हूं, अगर आपको नहीं दिख रहा है, पीछे वालों को अगर नहीं दिखे। चलिए 11 का नियम देखते अपन इधर। ठीक है, देखिए 11 का नियम क्या होता है। कोई भी एक संख्या ले लो, 1, 2, 7, 3, 4, 6, 9, 8, ये एक संख्या ले ली अपन ने, और अपना प्रश्न है क्या ये संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त है? प्रश्न क्या बन के आया है, क्या ये जो संख्या दी हुई है ये 11 से पूर्णतः विभक्त है? तो आप इसको 11 से भाग दीजिए। जब तक आपके पास में 0 प्राप्त नहीं हो रहा है, भाग देते जाइए। अगर 0 प्राप्त होगा तो आप बोलोगे कि इस संख्या को 11 से पूरा का पूरा भाग जाता है, परंतु प्रोसेस बहुत बड़ी जाएगी। तो अपने पास में 11 का नियम होता है। तो एक चीज ध्यान रखिए, u माइनस टी बराबर 0, 11, 22 ये चलते जाए। अब देखिए u और t होता क्या? तो इंग्लिश में u मतलब होता है यूनिट प्लेस वैल्यू, t मतलब होता है 10th प्लेस वैल्यू। तो देखिए ये अपनी जो पीछे दिख रहा है, जो इकाई का अंक है, इसी को अपन यूनिट प्लेस वैल्यू बोला जाता है। देखिए अपन बिल्कुल सिंपल लेते हैं। तो सबसे पहले आप पीछे का एक अंक उठा लीजिए, ये आपका u हो गया। ठीक है, पीछे का एक अंक उठा लीजिए, फिर एक अंक छोड़ दीजिए, फिर ये वाला उठा लीजिए, फिर एक छोड़ दीजिए, फिर ये उठा लीजिए, फिर ये छोड़ दीजिए, फिर ये उठा लीजिए। आपको करना क्या है, सबसे लास्ट का जो इकाई का अंक है वो उठाना है, उसके बाद में एक संख्या छोड़कर फिर एक उठाना है, फिर एक संख्या छोड़कर एक उठाना है, एक संख्या छोड़कर एक उठाना है। जो अपन संख्या ले रहे हैं ये सारी संख्या आपकी u है। क्या है? u है। अब इनको यहां लिख लीजिए। इन सभी अंकों का योग, इन सभी अंकों का योग माइनस बची हुई संख्या का योग 1 + 7 + 4 + 9, u माइनस टी। मेरे पास में u आ चुका है, t आ चुका है। इन दोनों का जो अंतर है, एक तो वो 0 मिलना चाहिए या फिर 11 का गुणज मिलना चाहिए। अब देखते हैं इसको। तो 8 और 2 10, 10 और 6 16, 17, 18, 19।
यहां देखते 9 और एक 10, 7 17, 17 और 4 कितना हो जाएगा 21। अब 19 माइनस 21 आपके पास में आ चुका है, तो बताइए मुझे यहां पर माइनस का 2 बचेगा। 21 में से 19 को माइनस करोगे तो क्या बचेगा 2 बचेगा, और बड़ी संख्या का चिन्ह लगता है, वो भी देखने वाले अपन अभी। ठीक है, तो देखिए -2 बच रहा है, परंतु नियम बोलता है कि u माइनस टी बराबर 0, 11, 22, 33, 11 के गुणज होना चाहिए। परंतु अपने को क्या मिल रहा है, माइनस का 2 मिल रहा है, 0 नहीं मिल रहा है, 11 का गुणज नहीं मिल रहा है, तो इस संख्या को 11 से भाग नहीं जाएगा। ठीक है, समझ में आया सबको? तो आज अपन ने क्या देखे, नियम देखे। अपन ने नियम देखा, ये नियम बहुत इंपॉर्टेंट है मैथ्स के अंदर, हर जगह कहीं ना कहीं आपको ये नियम की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आप इसको लिख चुके होंगे। अब देखिए किसी भी संख्या को यदि 0 से गुणा किया जाए तो क्या होता है, आंसर क्या होगा बताइए? 0 होगा, 0 ही होता है। किसी भी संख्या को जीरो से गुणा करने पर 0 ही प्राप्त होता है। बिल्कुल बेसिक है ये सबको पता भी होगा। ठीक है, देख लेते कैसे। देखिए 7 गुणित 0, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। अब स्टेटमेंट ध्यान रखिए कि कोई भी संख्या हो यदि उसको 0 से अगर गुणा किया जाए तो उसका जो गुणनफल है वो 0 आ जाता है। 8 गुणित 6 गुणित 7 गुणित 0, सभी संख्या अगर गुणनफल में हो और उसमें एक कोई संख्या गुणा के फॉर्म में हो जो 0 हो, तब भी पूरी संख्या का जो गुणनफल होगा वो 0 ही होगा। किसी संख्या को 0 से गुणा करने का बोलो या 0 को किसी संख्या से गुणा करने का बोलो, तब भी उसका आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। क्लियर हुआ? चलिए, ये तो अपन ने बिल्कुल 0 का देख लिया, सिंपल था आपका। अब देखते चिन्ह का ज्ञान, चिन्हों के बारे में देखते। क्या देखते चिन्हों के बारे में? तो देखिए प्लस प्लस जुड़ता है, माइनस माइनस भी जुड़ता है, प्लस माइनस घटता है, तो ये किस फॉर्म में रहेगा? तो देखते हैं अपन इसका। देखिए एक माइनस का चिन्ह है और एक और माइनस का चिन्ह है। माइनस माइनस जो है संख्या लेकर देखते हैं, आपको चीजें तुरंत क्लियर हो जाएगी। देखिए +4 +4, ध्यान रखिए कोई भी संख्या के पहले अगर कोई चिन्ह नहीं होता है तो बाय डिफॉल्ट वहां पर प्लस का चिन्ह होता है। वो 4 और 4 कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। यहां पर कोई चिन्ह नहीं था, मान लो अपन ने प्लस लिखा था, अपन हटा दिया उसको, यहां कोई चिन्ह नहीं था, तो उसका मतलब क्या था, यहां काय का चिन्ह था, प्लस का चिन्ह था। और 4 + 4 कितना हो गया, 8 हो गया। 3 + 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए प्लस प्लस क्या होता है, जुड़ते चल रहा है, परंतु एक प्लस का चिन्ह और एक माइनस का चिन्ह आ गया। अब 3 - 2 क्या हो जाएगा आपका, 3 - 2, 3 में से 2 घट जाएगा तो क्या बचेगा, यहां पर 1 बचेगा। ठीक, समझ में आ रहा है? बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहे हैं। -5 +2, ये क्या होगा? देखिए यदि एक चिन्ह आपका प्लस का हो और एक चिन्ह आपका माइनस का हो तो उस समय हमेशा संख्याएं घटती है। एक चिन्ह आपका प्लस का हो और एक माइनस का हो तो संख्या हमेशा घटती है, परंतु आपको ध्यान रखना है उस समय जो चिन्ह होता है वो बड़ी वाली संख्या का ही लगाया जाता है। तो देखिए 5 में से 2 तो माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा।
ठीक है। परंतु आपको यहां पर ध्यान रखना है कि जो भी संख्या यहां पर बड़ी होगी उसका जो भी चिन्ह होगा वो यहां पर लगेगा। तो देखिए यहां पर बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। चलिए इधर और आ जाइए, -5 -4। यदि दोनों संख्याओं के चिन्ह यदि माइनस में हो, दोनों संख्याओं के चिन्ह यदि माइनस में हो, जैसा कि मैंने लिया -5 -4, तो ये आपस में जुड़ता है। ये आपस में क्या होता है, जुड़ता है, परंतु इनका जो चिन्ह है माइनस ही होता है। तो -5 और -4 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, परंतु माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहां पर माइनस ही रहेगा। -3 -2 देखते हैं। देखिए दोनों के चिन्ह क्या है, नेगेटिव है। तो अपन ने देखा कि यदि दोनों के चिन्ह आपके माइनस के होते तो दोनों संख्या जुड़ती है, परंतु चिन्ह क्या होता है, माइनस होता है। तो देखिए -3 और -2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और दोनों का चिन्ह क्या रहेगा, माइनस में। क्लियर हुआ। चलिए -5 गुणित में 6। देखिए यहां पर एक संख्या आपकी पॉजिटिव है और एक संख्या आपकी नेगेटिव है, मतलब एक आपका -5 है और एक आपका 6 है, परंतु दोनों का अपन क्या कर रहे हैं, अभी अपन दोनों का क्या कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं। तो इन दोनों का जब भी गुणा करते हैं तो देखिए गुणा तो आपका क्या हो जाएगा, 6 पंचे कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। गुणा क्या हो चुका है आपका, 6 पंचे 30 हो चुका है, परंतु माइनस है यहां पर, और यहां पर कोई सिंबल नहीं है, मतलब यहां पर क्या लगा हुआ है, प्लस लगा हुआ है। तो माइनस और प्लस का जो गुणा होता है वो माइनस होता है। एक संख्या आपकी माइनस की है, एक संख्या आपकी प्लस की है, तो दोनों का अगर आप गुणा करते हो तो उसका चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। चलिए आगे देखते, -3 गुणित में -2। यदि दोनों संख्याओं के चिन्ह माइनस हो और दोनों संख्याओं का गुणनफल किया जाता है तो देखिए गुणा तो होगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, परंतु माइनस और माइनस का गुणा हमेशा क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। माइनस और माइनस का गुणा हमेशा क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। -6 गुणित में 7 ले रहे हैं। एक संख्या का चिन्ह माइनस है और एक का प्लस है और दोनों का आपस में गुणा करना है, तो 7 का 6 में गुणा हो जाएगा 42, परंतु चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्यों माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस और एक प्लस है और दोनों का गुणा करने पर क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। ठीक है, ये आपके कुछ चिन्हों के बारे में ज्ञान था। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, कॉपी में प्रॉपर तरीके से नोट्स बना लीजिए, ये आपको बेसिक मैथ्स आगे तक गणित में काम आएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट हो गया होगा आपका। अब आगे देखते हैं। और पक्षांतर सुना होगा आपने, जिसमें दाया पक्ष और बाया पक्ष लिया जाता है। तो पक्षांतर किस केस में होता है, जब आपके पास में चर और अचर राशियां दी हुई हो, उस समय आपका जो संख्या है, जो चर अचर राशि है, उनका पक्षांतर होता है। कैसे पक्षांतर होता है, तो देखिए x + 7 = 3, ये संख्या आपके पास में ली मैंने, इसमें चर और अचर राशि का कॉम्बिनेशन है, x + 7 = 3। तो एक आपका दाया पक्ष रहेगा, इसमें एक बाया पक्ष रहेगा। तो जब भी चर और अचर राशि दोनों जो एक ही साइड दिख रही है, तो उस समय यहां से संख्या का पक्षांतर होगा। जब संख्या का पक्षांतर होता है तो संख्या दूसरी तरफ जाते समय अपना चिन्ह चेंज कर लेती है। जैसा
यहां पर देखते हैं, ये x बराबर का चिन्ह लग जाएगा, 3 आपका यहीं पर ऐसे ही रहेगा, परंतु जो 7 है जब उसका पक्षांतर होता है तो पक्षांतर करते से ही उसका चिन्ह क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। अगर चिन्ह प्लस का आता तो इधर जाकर क्या हो गया, माइनस का हो गया, अगर माइनस का होता तो इधर जाकर क्या हो जाता, प्लस का हो जाता। अब देखिए क्या आंसर आएगा इसका आंसर आएगा माइनस का 4। अपन ने अभी चिन्ह के बारे में देख लिया था, एक प्लस का है और एक माइनस का है, तो संख्या घटती है, परंतु चिन्ह कौन सी संख्या का होता है, बड़ी संख्या का होता है। ये अपन ने क्या कर दिया, यहां पर पक्षांतर कर दिया। अपन क्या देख रहे हैं अभी, पक्षांतर देख रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, और 3x + 2 = 7। बोलिए किसका पक्षांतर होगा यहां पर, तो यहां पर देखिए, यहां पर 3 भी है, x भी है, यहां चर और अचर राशि दोनों गुणा के फॉर्म में है, यहां पर आपका 2 अलग से है, यहां 7 अलग से है, तो यहां पर सबसे पहले 2 का पक्षांतर होगा। काय का पक्षांतर होगा, 2 का पक्षांतर होगा। 3x = 7 जब पक्षांतर होता है तो संख्या का चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है, तो प्लस का 2 इधर जाकर काय का हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। देखिए 3x तो ऐसा का ऐसे ही रहेगा, और 7 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। 7 में से 2 गया तो कितना बचा, 5 बचा। अब देखिए ये दोनों संख्या गुणा के फॉर्म में, और यहां पर आपके पास में संख्या क्या है, 5 है, तो क्या इस समय भी पक्षांतर होगा, क्या नहीं होगा। तो इस समय क्या होता है, इस समय तिर्यक गुणा वाले कॉन्सेप्ट लगता है। तो तिर्यक गुणा वाला कॉन्सेप्ट क्या होता है, जो संख्या यहां पर दिख रही है वो सामने वाली संख्या के बटे में सीधी चल जाती है। तो देखिए x आपका यहां एज इट इज रहेगा, और 5 के बटे में क्या चल जाएगा, आपका 3 चल जाएगा, ठीक। और कुछ पक्षांतर वाले प्रश्न देखते हैं, तो पक्षांतर भी आपका क्लियर हो जाएगा, किसको पक्षांतर बोला जाता है और पक्षांतर कैसे किया जाता है। पक्षांतर के साथ साथ तिर्यक गुणा भी आपका हो जाता है। देखिए 3 + 2x = माइनस ले लेते हैं इसको 10। अब बोलिए किसका पक्षांतर करोगे सबसे पहले, तो यहां पर सबसे पहले पक्षांतर होगा -3 का। तो क्या इधर जाकर भी वो -3 ही रहेगा क्या, नहीं। अपन ने देखा कि जब भी पक्षांतर किया जाता है तो संख्या आपकी क्या होती है, चिन्ह के साथ में उधर जाकर चेंज हो जाती है, चिन्ह चेंज हो जाता है। तो बोलिए माइनस का 3 इधर जाएगा क्या होगा, प्लस का 3 हो जाएगा। तो आपका ये कितना हो जाएगा, 2x = 10 और 3 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका, 13 के बटे में 2। क्लियर हुआ, ये हो गया आपका पक्षांतर वाला। अब कुछ क्वेश्चन अपन देखते तिर्यक गुणा। तिर्यक गुणा कैसे किया जाता है और तिर्यक गुणा किससे बोलते हैं। देखिए जब भी आपके पास में 3x/2 दिया हुआ हो बराबर 4/5 दिया हो। अब देखिए इसमें भी चर और अचर राशि है, दोनों भी दाया पक्ष और बाया पक्ष भी मेरे पास में है, परंतु यहां पर पक्षांतर होगा क्या, नहीं होगा। यहां पर पक्षांतर नहीं होगा क्योंकि यहां पर भी एक ही संख्या है और यहां पर भी एक ही संख्या है। तो इस समय यहां पर होता है तिर्यक गुणा। तिर्यक गुणा कैसे होगा, तो देखिए जो x है वो ऐसे के ऐसे ही लिखा हुआ रहेगा, यहां पर जो x है वो एज इट इज रहेगा। इस 2 का गुणा इस 4 में हो जाएगा, 4 में क्या का गुणा हो जाएगा, 2 का। तिर्यक गुणा बोल रहे हैं ना अपन, तो देखिए ऐसा गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो x तो यही रहा, ये 2 का गुणा इस 4 में हो जाएगा और इस 5 के अंदर इस 3 का गुणा हो जाएगा। तो 4 दोनों कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा और 5 दिया कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 8/15 हो जाएगा। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है सबको। ठीक है, तो तिर्यक गुणा कब होगा, जब आपके पास में बराबर के दोनों साइड में संख्या हो और चर अचर राशि एक तरफ हो और एक तरफ सिंपल भिन्न हो, तो उस समय आपका तिर्यक गुणा हो।